ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए रक्षा क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। बीते कुछ समय में देखा गया है कि भारत में रक्षा क्षेत्र में एक अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, चाहे भारत का रक्षा निर्यात हो, भारत का रक्षा क्षेत्र में उत्पादन हो और ऐसे ही तमाम पहलू। आज हम इसी विषय पर कार्यक्रम में मुख्य तौर पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से भारत ने स्वदेशी तरीके से अपने रक्षा उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया है और उत्पादन के साथ साथ निर्यात को भी बढ़ाने का प्रयास किया है और इसके नतीजे भी हमें दिखने लगे हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा हाल ही की दो खबरों से ही, जैसे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हाल ही में सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपकरणों की खरीद की है। कुल 54,000 करोड़ रुपए की लागत की ये 8 महत्वपूर्ण खरीद प्रस्ताव है जिनको मंजूरी दी है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण जो एक्विजिशन है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ जो हल्के लड़ाकू विमान है, हेलीकॉप्टर्स हैं, उनकी खरीद के लिए कॉन्ट्रैक्ट और एमओयू। तो किस तरह से आपको लग रहा है कि सरकार और रक्षा मंत्रालय जब अपनी ही कंपनियों के साथ सेना की आपूर्ति के लिए हथियारों को खरीद रहा है, वो कितना हमारी क्षमता को बढ़ाएगा और कैसे इससे और ज्यादा हम देश में अपने हथियारों की बढ़ती क्षमता और उनके उत्पादन को देख रहे हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसमें कोई शक नहीं कि भारत क्योंकि आत्मनिर्भर बनने की राह पे है और ये आत्मनिर्भरता जो है अपने को सुरक्षा के मामले में बहुत बहुत जरूरी है। तकरीबन अगर आप देखें 2014 और 2015 जब जिस तरीके से हमारा उत्पादन होता था और आज जो उत्पादन है, हमने तकरीबन आज की तारीख में अगर देखें तो 1.27 लाख करोड़ का उत्पादन हम देश के अंदर कर रहे हैं। और जब हम उसको देखते हैं 2014-2015 के आसपास तो तकरीबन 46,000 करोड़ के आसपास था। और अगर हम निर्यात की बात करें तो आपको बहुत बहुत आश्चर्य होगा कि उस वक्त बिल्कुल कम, ऑलमोस्ट 686 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था। और आज की तारीख में हम देखें तो 21,000 करोड़ का हम लोग निर्यात कर रहे हैं। तो ये सब जब हम आत्मनिर्भर करते हैं, चाहे वो हम धनुष के मामले में देखें, चाहे हम एयरक्राफ्ट के मामले में देखें, चाहे हम सबमरीन्स के मामले में देखें, आप इंडिजिनस प्रोडक्शन, पर्सनल वेपन्स में देखें, तो सब इसमें जो है हम धीरे धीरे करके, और खासकर जो सरकार ने किया है, हमने क्या सोचा है कि हम लोग घरेलू उत्पादन करेंगे और उससे एक तरीके से एमएसएमई, स्टार्टअप्स, डीआरडीओ, आपके प्राइवेट इंडस्ट्रीज, आपके एकेडमिया, ये सब मिल करके, जिससे क्या बोलते हैं कि इंडिजिनाइजेशन को हम बढ़ावा और इंडियन डिजाइन, इंडियन डेवलपमेंट, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, जब हम सब कुछ भारत के अंदर करते हैं, आप देखेंगे कि तकरीबन सेफली से कि 1.27 लाख करोड़ का मैं बात कर रहा था और 2030 तक हमारा लक्ष्य है 3 लाख करोड़ का प्रोडक्शन भारत के अंदर करना और 50,000 करोड़ का निर्यात, एक्सपोर्ट। तो ये आप समझ सकते हैं कितना जबरदस्त इससे आपका ओन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है भारत के अंदर। आपका जो हम लोग तकरीबन 65 से 70% इंपोर्ट करते थे, अब 65 से 70% इंपोर्ट नहीं, हम अब 60% जो है भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इससे क्या हो गया है कि जो आत्मनिर्भर भारत की ओर हम जा रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा अपने को लक्ष्य प्राप्त करने को मिल रहा है और इससे फायदा भारत को होगा। एक और बड़ी महत्वपूर्ण पहल, या हम कहें कि रक्षा क्षेत्र में उत्पादन को लेकर एक बड़ा पहलू सामने आया है कि जो निजी क्षेत्र है उसकी भागीदारी भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। जैसे कि आपने कई आंकड़े शेयर किए, तो एक आंकड़ा अपने श्रोताओं के साथ मैं ये भी शेयर करना चाहूंगा कि 21% निजी क्षेत्र की भागीदारी है रक्षा क्षेत्र के उत्पादन में। तो कैसे इससे जो नया इनोवेशन है और नई दक्षता है रक्षा क्षेत्र में वो बढ़ रही है और कैसे इससे नए स्टार्टअप्स को सामने आने का मौका मिला है, जिससे कि भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो और ज्यादा मजबूत हो रही है? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कि जब तक हम लोग अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को रोबस्ट ना बनाएं, और रोबस्ट कैसे बनेगा, 16 डीएपी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, तकरीबन 430 के आसपास लाइसेंस्ड कंपनीज हैं, 16,000 आप देखिए एमएसएमईज हैं, और प्राइवेट सेक्टर जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा 21% है, आईडेक्स बोलते हैं, दैट इज दैट इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। उसके द्वारा जिस प्रकार से हमने धीरे धीरे करके, चाहे वो आप क्या कह सकते हैं, हम लोग स्टार्टअप्स कहते हैं, चाहे फिर द एंटायर थिंग कुड बी ऑन सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, साइबर टेक्नोलॉजीज हो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज हो, अंडर वाटर सर्वेलेंस हो, ये जो धीरे धीरे करके जो है, इससे एक तरीके से मैं कहूँगा जो एमएसएमईज को है और स्टार्टअप्स को है, आईडेक्स के द्वारा जो है तकरीबन 1,500 करोड़ हम उनको देते हैं, जिसके द्वारा इनोवेशन जो है उसको फायदा होता है। और
जब हम निजी क्षेत्र में जब इसका हम उत्पादन करते हैं तो भारत को ही फायदा होता है, भारत में ही टेक्नोलॉजी रहते हैं। और उसमें भी अलग अलग तरह के मेक 1 है, मेक 2 है, मेक 3 है। जैसे मेक 1 में हम लोग फंडिंग करते हैं, तकरीबन 50% फंडिंग करते हैं, जिसमें हम यकीन करते हैं कि 50% ही उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है इट शुड बी इंडिजिनाइज्ड। वैसे ही अगर हम आप देखें, इफ यू टेक टेक्नोलॉजी फंडेड है तो उसमें भारत सरकार उसको फंड नहीं करती, लेकिन दे एक्सपेक्ट कि 50% उसमें भी इंडिजिनाइज्ड होना चाहिए। एंड मेक 3 में जो है वो बहुत जरूरी है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसमें 60% जो है वो भारत के अंदर ही इंडिजिनाइजेशन उसका मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। हम अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो जैसा कि आपने आंकड़ा शेयर किया, 600-700 करोड़ के आसपास पहले एक्सपोर्ट होता था और बीते 10 साल में हमने ये छलांग लगाई है। अब 21-22 हजार करोड़ रुपए तक का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 30 गुना ज्यादा ये हमारा रक्षा उत्पादन का वैश्विक बाजार में एक हिस्सेदारी हमारी बढ़ी है। और दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम अब निर्यात जो है वो लगभग 100 देशों को कर रहे हैं। पहले हम लेते थे उपकरण, अब हम 100 देशों को अपने हथियार या उपकरण दे रहे हैं। तो किस तरह से ये बहुत बड़ी छलांग आप कह सकते हैं और आने वाले समय के लिहाज से कितना बड़ा संकेत है? आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने कहा, बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 686 करोड़ और आज की तारीख में 21,000 करोड़ और 2029 तक हम उम्मीद करें 50,000 करोड़ 100 देशों को हम दे रहे हैं, जिसमें यूएस को है, फ्रांस को है, यूके को है। आप देखिएगा हम ब्रह्मोस मिसाइल्स फिलीपींस को दे रहे हैं, बाकी देश देख रहे हैं। अपने जो हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम लोग हेलीकॉप्टर्स को दे, तो सब जगह से अब भारत की ओर निगाहें बढ़ रही हैं, क्योंकि सामान जो है अच्छा, टिकाऊ और इंडिजिनस। एक मैं आपको बात बताऊंगा कि तकरीबन विश्व भर में जब भारत के अंदर कोई चीज बनती है, हमारे जो टेस्टिंग होता है उसके जो मापदंड है वो बहुत सख्त है। और कोई भी चीज अगर भारत को एक्सेप्ट हो जाती है तो पूरे विश्व भर में उसको एक्सेप्टेंस होता है। क्योंकि आप देखिएगा भारत के अंदर -50 डिग्रीज, अगर आप सियाचिन में हो तो -50 डिग्रीज है, आप अगर राजस्थान में जाए तो +50 डिग्रीज है। तो ऐसे हालात में कोई भी चीज बनाना और उसको विश्व भर में यकीन करना सबको मंजूर होता है कि अगर भारत में बन रहा है, भारत में टेस्टिंग हो रहा है, मतलब ये एक आले दर्जे का इक्विपमेंट बन रहा है, जिससे के कारण एक्सपोर्ट्स जो है, और वो एक्सपोर्ट्स जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जिस प्रकार से हम नेतृत्व कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने, तो उसमें भी आप देखेंगे कि हर कोई की निगाहें भारत की ओर है कि भारत का सामान है वो अच्छा है और इनोवेटिव है और उसको मेंटेनेंस करना आसान है। और उससे हमारा भी, जैसे आप कह रहे थे कि जो इंपोर्ट कंटेंट है वो कम हो गया है और इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक बहुत चर्चा हुई थी हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के लिए, जो डिफेंस के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, खासतौर पर इसमें तमिलनाडु एक राज्य और दूसरा उत्तर प्रदेश, इन दोनों राज्यों की काफी चर्चा हुई। हमने देखा भी है कि रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने में जो ये कॉरिडोर्स बन रहे हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है और रोजगार तो इससे बढ़ ही रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इस तरह के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स कैसे बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे हमारी जो उत्पादन की बढ़ती क्षमता है उसके लिहाज से? देखिए, जब आप डिफेंस कॉरिडोर जैसे आप कह रहे हैं, एक तमिलनाडु में है और एक यूपी में है, ये जब बन जाता है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो हो जाता है। प्लस इस डिफेंस कॉरिडोर में आप अगर यूपी का डिफेंस कॉरिडोर देखें, इसमें तकरीबन 6 नोड हैं। आप तमिलनाडु का देखिएगा उसमें 5 नोड्स हैं। आज की तारीख में तकरीबन 8,600 करोड़ से भी ज्यादा ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टेड है। तकरीबन 100 से ज्यादा MOU साइन हुए हैं, जिसमें तकरीबन 57,000 करोड़ का और उसमें निवेश होना है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्लस वहां पर ही MSMEs आते हैं, वहां पर ही स्टार्टअप्स आते हैं, वहां पर ही सब कुछ टेस्टिंग होता है, तो इससे क्या हो जाता है, अब सबको मालूम है कि अगर हम ये 2 डिफेंस कॉरिडोर में जाएंगे, आपको जमीन आसानी से मिल रही है, आपको बिजली आसानी से मिल रही है, पानी आपको आसानी से मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन आपको आसानी से हो रहा है, आप अपने देश के अंदर जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का एब्जॉर्प्शन है, अपना जो टेक्निकल मैन पावर है, ये सब अच्छा होने के कारण ये 2 डिफेंस कॉरिडोर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे बोलते हैं, उससे हम लोगों को फायदा होता है। एक बहुत बड़ी समस्या आती है जब हमारी पॉलिसीज थोड़ी जटिल होती हैं। इसको लेकर भी पिछले कुछ सालों में काम हुआ है। जैसे जो हमारी रक्षा खरीद की जो पॉलिसी है, गाइडलाइंस है, उनको रक्षा मंत्रालय ने, सरकार ने नए सिरे से जारी किया है। जो हमारा FDI था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें भी 74% की बढ़ोतरी की। ऐसे ही तमाम नीतिगत निर्णय लिए गए। तो कितना जरूरी है कि हम रक्षा क्षेत्र में नीतिगत सुधारों को, पॉलिसी लेवल पे रिफॉर्म्स को करें, जिससे कि जो समय सीमा में हम प्रोडक्शन कर सकें, अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ा सकें और जो एक्विजिशन है उसको और ज्यादा स्मूथ बना सकें।
ये जो आप कह रहे हैं समय सीमा, ये बहुत जरूरी है। समय सीमा बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज आप बनाते हैं और अगर आपको मालूम है इस समय के अंदर बनाना है, अब आप देखिए सरकार के द्वारा 74% FDI तो दिक्कत ही नहीं, 100% करना है तो सरकार से हमने नॉर्मल एक थोड़ा सा सैंक्शन लेना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जो पहले सालों साल लग जाते थे वो महीनों के अंदर हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि हर एक इस पे समय सीमा है और उस समय सीमा के अंदर कार्रवाई करने का जो निर्देश मिले हैं और जो डायरेक्शंस आए हैं उसमें बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि अब सबको मालूम है कि ये नहीं है कि सालों साल कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो सब 5 साल लगेंगे, 5 साल नहीं लगेंगे, आपको 19 महीने के अंदर वो प्रोजेक्ट करना है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते, आपको भारत के अंदर ही बनाना है। तो जब इस तरह के एनवायरनमेंट में इस तरह के आदि, तो आप देखेंगे कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं वो दिल खोल करके आगे आती हैं। उनको मालूम है, क्योंकि कोई भी अपना पैसा लगाता है तो उस पैसे के ऊपर उसको इन्वेस्टमेंट है, वो चैरिटी तो नहीं कर रहा है, इन्वेस्टमेंट है। वो चाहता है कि उसके ऊपर उसका मुनाफा हो और मुनाफा उसको उतना ही लागू है कि वो समय से करेगा। तो ये जो समय सीमा है ये बहुत जरूरी है। इससे द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़िया हो गया है, आसान हो गया है। FDI लाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एकेडमिया हुआ, आपका MSMEs हुए, आपके स्टार्टअप्स हुए, आपके प्राइवेट इंडस्ट्रीज हुए, सबको मालूम है कि समय से ही हमने काम करना है और वो हो रहा है। जी, आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि जो हम रक्षा क्षेत्र में जो हथियार या उपकरण बना रहे हैं उसमें कुछ बहुत प्रमुख रूप से शामिल हैं, जैसे धनुष गन सिस्टम, आर्टिलरीज गन सिस्टम और जो हमारा LC है, जो हेलीकॉप्टर्स हैं। इन पर ही हमारा क्यों फोकस अभी शुरुआत में है और कितने जरूरी है अगर हम इनका ज्यादा से ज्यादा निर्यात करते हैं दूसरे देशों को और अपनी मांग भी इससे पूरा करते हैं? हम कैसे चरणबद्ध तरीके से इस मामले में चल रहे हैं कि पहले हम इनका उत्पादन करें, बाद में हम आगे बढ़ें? ये देखिएगा, आप जैसे कह रहे धनुष हुआ, एटैक्स हुआ, एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम हुआ जिसमें भारत फौज हुआ, टाटा एडवांस सिस्टम्स हुए, इससे पहले LNT हुआ जिसमें M777 हाउसर्स हुए, और ये सब जो है, और जिसमें हम देख रहे हैं कि हमने 60% किसी एक को दिया, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को। अगर टाटा को हमने कहा भाई 40% आप ये गन्स बनाएंगे, 60% वो गन बनाएंगे। अब CCS जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, जो प्रधानमंत्री के डायरेक्शंस के द्वारा उसको जब सैंक्शंस मिलते हैं तो आप देखेंगे कि ये सब जो है सबको इसमें फायदा होता है। आप जब इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर करते हैं, फ्रॉम एयरक्राफ्ट कैरियर टू सबमरीन टू फाइटर एयरक्राफ्ट टू ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टू हेलीकॉप्टर्स टू पर्सनल वेपन्स टू आर्टिलरी गन, ये आप समझ सकते हैं सब कुछ एडवांस सिस्टम, एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार अब भारत के अंदर बन रहे हैं और इससे भारत को भी फायदा होता है। भारत के जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको जिस तरीके से फायदा होता है, मुझे लगता है ये जो सेल्फ रिलायंस है, ग्लोबल कंपटीशन है, ये जो हम लोगों ने टारगेट सेट किया अपने लिए, ये बहुत जरूरी है। आखिर में हम ये आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की सैन्य क्षमता है उनके लिए हम जब सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी की बात करते हैं तो हमारा विजन क्या है? हम कैसे सेना को सशक्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं? किन चीजों को लेकर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है? सशक्त भारत, सक्षम भारत बहुत जरूरी है। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर होना, और आत्मनिर्भर होना जिसमें कि अपने जो भी सिक्योरिटी नीड्स हैं उसको फुलफिल करना, और जो वो सिक्योरिटी नीड्स जो है वो रोबस्ट हों, और रोबस्ट सिक्योरिटी नीड्स को फुलफिल करने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत के अंदर बनना चाहिए, और जो बना है उसके ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। और वो विश्वास जब होगा और समय से आएगा तो आप देखेंगे कि हमारी जो, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि हम लोग इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट कंटेंट तकरीबन 65% इंपोर्ट कंटेंट होता था, अब 60% इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग है, और उसमें भी से भी जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो 74% का जो मॉडर्नाइजेशन का बजट है वो भारत के अंदर, भारत के ही इंडस्ट्रीज ने इस्तेमाल करना है। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है अपना एक रोबस्ट डिफेंस इंडस्ट्री बनेगा जिसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, अपना टेक्नोलॉजी इनोवेशन है, आपका एडवांस मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब भारत के अंदर बनेंगे। इससे भारत सशक्त होगा, सक्षम होगा, आत्मनिर्भर होगा, और हमें दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होगी। और डिपेंडेंसी तो छोड़िए, हम पहले आयात करते थे, अब निर्यात करेंगे, और वो भी 50,000 करोड़ हमारा फर्स्ट इमीडिएट दैट इज टारगेट वी हैव सेट फॉर आवरसेल्व्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और बहुत जरूरी बातें आपने हमारे सुनने वालों के साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप सुन रहे थे रक्षा क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।